Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 8th November 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is about Supreme Court's judgment on economically weaker section case. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा अबाउट 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की मदद से 10% रिजर्वेशन का क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया गया फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स. और ये जो रिजर्वेशन होगा दैट इज़ अवेलेबल इन गवर्नमेंट जॉब्स एज वेल एज एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. तो वो कैंडिडेट्स जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं और जिनको बाकी किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं मिलता है, मतलब ना ही वो ओबीसी कैटेगरी में है, ना ही एससी या एसटी कैटेगरी में है, यानी कि इन जनरल जो ओपन या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और उसमें भी अगर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं, तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की मदद से उनको 10% रिजर्वेशन का प्रोविज़न इंट्रोड्यूस कराया गया. और इस एक्ट की मदद से आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 को अमेंड किया गया, क्योंकि आर्टिकल 15 इन जनरल इक्वालिटी की बात करता है, बट इट अलाउज सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, या आप कह सकते हैं रिजर्वेशन, फॉर दोज कम्युनिटी दैट आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड. और आर्टिकल 16 वैसे तो बात करता है इक्वालिटी की इन गवर्नमेंट जॉब्स या एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, but at the same time it provides provision for some positive discrimination or reservation for candidates belonging to socially and educationally backward categories. मतलब यहाँ पे कहीं भी economic backwardness का जिक्र नहीं किया गया था as far as reservation is concerned, लेकिन इस 103rd Constitutional Amendment Act की मदद से economic backwardness as a criteria was also inserted for providing reservation. So as per 103rd Constitutional Amendment Act, Article 15(6) and 16(6) was inserted to the Constitution that provided for 10% reservation to economically weaker section candidates who in general do not get reservation. That means who in general do not belong to OBC or SC/ST section. तो इस Amendment Act के पहले there was reservation of 7.5% for candidates belonging to scheduled tribes, 15% for candidates belonging to scheduled caste category and 27% for candidates belonging to OBC category. लेकिन इसके बाद 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन ऐड कर दिया गया फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी. तो फिर ओपन कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सीटें बस 40.5% रह गई. तो इस अमेंडमेंट एक्ट को लाने के बाद देयर वर मेनी पिटीशंस दैट वर फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. कई सारे क्राइटेरियाज पे या ग्राउंड पे इस अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया. तो पहला क्राइटेरिया था दैट हाउ रिजर्वेशन कैन बी प्रोवाइडेड ऑन इकोनॉमिक बेसिस, क्योंकि ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है अंडर आर्टिकल 15(4) टॉक्स अबाउट स्पेशल प्रोविज़न ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, यानी कि कहीं भी इकोनॉमिक क्राइटेरिया एज अ बेसिस नहीं मेंशन किया गया है फॉर स्पेशल प्रोविज़न या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, या दूसरे शब्दों में कहें तो फॉर रिजर्वेशन. तो दैट इज़ हाउ दिस अमेंडमेंट वाज चैलेंज्ड कि इट हैज़ मेड इकोनॉमिक क्राइटेरिया सोल ग्राउंड फॉर ग्रांटिंग रिजर्वेशन विच सो फार हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपने अमेंड करके इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को क्राइटेरिया बनाया है रिजर्वेशन देने के लिए विथ हेल्प ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट विच वॉज नॉट देयर ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड दिस इज़ हाउ इट वॉज क्लेम्ड कि दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसके अलावा this particular amendment act also breaches the 50% limit that was laid by the Supreme Court itself for reservation in its 1992 Indira Sahni case. तो 1992 Indira Sahni versus Union of India case में क्या हुआ था वो जरा समझते हैं. तो देखिए, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की वीपी सिंह की सरकार ने, और उन्होंने ओबीसीज़ के लिए ये 27% का रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया. तो मंडल कमीशन 1978-79 में ही उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि या रिकमेंड किया था कि ओबीसीज़ के लिए 27% रिजर्वेशन होना चाहिए इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़.
एज वेल एज एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। लेकिन वीपी सिंह की सरकार ने 1990s में जाकर के उसको इम्प्लीमेंट करने का फैसला किया। तो वीपी सिंह के सरकार के इस फैसले को चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट में क्लेम किया गया कि इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और सुप्रीम कोर्ट में इस केस को नाम दिया गया इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। लेकिन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है 27% रिजर्वेशन टू द ओबीसीज, दिस इज़ नॉट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, या इट इज़ नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन इसी इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रॉडर गाइडलाइंस भी दे दिया कि ओवरऑल रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50%। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओनली इन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन द 50% लिमिट कैन बी ब्रीच्ड, एंड इन दैट केस ऑल्सो द गवर्नमेंट शुड बी वेरी कॉशियस इन प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन बियॉन्ड 50%। तो इंदिरा साहनी जो जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन को जस्टिफाइबल माना कि 27% रिजर्वेशन दिया जा सकता है ओबीसीज को, इट इज़ नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी ड्रॉ कर दी रिगार्डिंग रिजर्वेशन की 50% से ज़्यादा ओवरऑल रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। और अगर 50% से ज़्यादा किसी भी केस में गवर्नमेंट्स रिजर्वेशन देती हैं तो उनको ये प्रूव करना होगा कि दिस वाज नीडेड इन ऑर्डर टू एंश्योर सोशल जस्टिस। तो ये दो मेन क्राइटेरिया हो गए जिनके बेसिस पे पिटिशंस फाइल किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजिंग दिस 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। एक दो क्राइटेरिया और भी थे जिसके बेसिस पे इसको चैलेंज किया गया था, जैसे कि सवाल ये था कि क्या प्राइवेट कॉलेजेस को फोर्स किया जा सकता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन देने के लिए एज फार एज एडमिशन इज कंसर्न्ड। और जो SC ST या OBC कम्युनिटी के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी को बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स हैं, क्या उनको जो एक्सक्लूड किया गया है इस EWS से, यानी कि अगर ये जो EWS वाला रिजर्वेशन आप देख रहे हैं इट इज़ ओनली फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, SC ST और OBC कैंडिडेट्स को ये EWS के मदद से बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो ये जो एक्सक्लूजन है क्या इसको डिस्क्रिमिनेटरी कहा जा सकता है? इन सारे बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया था चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेज के बेंच ने इस मामले पे अपना फैसला सुना दिया है, और द मेजॉरिटी ऑफ जजेज यानी कि 3 जजेज ने फैसला फेवर में सुनाया है इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन के। तो इसका मतलब ये है कि अब ये फैसला EWS कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन लाया गया था उसके फेवर में आया है। सो नाउ दिस डिसीजन या दिस रिजर्वेशन इज गोइंग टू स्टे। तो जैसा कि इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था, इस पर 5 जजेज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अगस्त 2020 में। अब इस पर फैसला आ गया है एंड मेजॉरिटी 3-2 ने फैसला सुना दिया एंड सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। जो 5 जजेस थे उसमें से 3 जजेस जस्टिस महेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी एंड जस्टिस पारदीवाला, दे हैव सपोर्टेड द रिजर्वेशन प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जबकि जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मौजूदा हैं जस्टिस यूयू ललित एंड जस्टिस भट्ट वेयर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रिजर्वेशन। तो जो अलग अलग सवाल पूछे गए या पिटीशन फाइल किए गए इस अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, उन अलग अलग सवालों पे जो दोनों ग्रुप के जजेज हैं जो इसके फेवर में थे और जो अगेंस्ट में, उनका ओपिनियन ज़रा देखते हैं। तो पहला सवाल था कि कैन रिजर्वेशन बी प्रोवाइडेड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो दोनों ग्रुप के जजेस मानते हैं कि हाँ, इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। वो बात अलग है कि ओरिजिनली हमारे संविधान में सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस को क्राइटेरिया बनाया गया, लेकिन यस, इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन बी ऑल्सो बेसिस फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन। कैन SC ST OBC group be excluded from EWS reservation benefit? These judges believe yes, since they form a separate disadvantaged group। उनको तो अलग से रिजर्वेशन मिलता ही है, तो फिर उनको फिर इस EWS में भी ऐड करने की क्या ज़रूरत है। जबकि जस्टिस यू ललित और जस्टिस भट्ट मानते हैं कि नहीं, उनको एक्सक्लूड करना ठीक नहीं है। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस फ्रॉम बल्क ऑफ द पुअरेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री शुड गेट बेनिफिट अंडर EWS कैटेगरी एज वेल। कैन EWS रिजर्वेशन एक्सीड 50% लिमिट? इस पे ये 3 जजेस का मानना है यस, 50% का जो लिमिट है दैट इज़ फ्लेक्सिबल एंड अप्लाइज ओनली टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो मतलब ये पूरी तरह से इनफ्लेक्सिबल नहीं है, इसको बेंड किया जा सकता है अगर कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो उसको रिजर्वेशन देने के लिए। जबकि जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस भट्ट का मानना है कि नो, ब्रीचिंग 50% लिमिट हेयर बाय विल बी अ गेटवे फॉर फर्दर कंपार्टमेंटलाइजेशन। सरल भाषा में कहें तो
50% से ज़्यादा अगर हम रिजर्वेशन अलाउ कर देते हैं तो फिर और भी ज़्यादा डिबेट्स खुल जाएंगे। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने अलग अलग तरह के रिजर्वेशन देने की कोशिश की है, जिसमें ओवरऑल रिजर्वेशन 60%, 70-75% तक चला गया है। और अगर इस केस में हमने इसको अलाउ कर दिया तो कई सारे और भी स्टेट गवर्नमेंट्स इस तरह के डिमांड करेंगे, एंड दैट विल लीड टू मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेशंस ऑन द इशू। इसी कॉन्टेक्स्ट में जस्टिस एस.बी. पारदीवाला ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, जिसको हम देखते हैं। एथिक्स पेपर में या एसए में से रिलेटेड सवाल आ सकता है। तो जस्टिस एस.बी. पारदीवाला कहते हैं कि रिजर्वेशन इज़ नॉट एन एंड, इट इज़ मीन्स। तो रिजर्वेशन अपने आप में पाना ये गोल नहीं होना चाहिए किसी भी कम्युनिटी का। इसको पा करके कुछ हायर एंड अचीव करना, अपने इकोनॉमिक, सोशल और एजुकेशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना, दैट शुड बी द गोल। और उसके साथ ही साथ इट शुड नॉट बी अलाउड, यानी कि रिजर्वेशन शुड नॉट बी अलाउड टू बिकम ए वेस्टेड इंटरेस्ट। किसी भी कम्युनिटी को अपना वेस्टेड इंटरेस्ट पूरा करने का बेसिस नहीं बनना चाहिए रिजर्वेशन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक ऐसी बॉडी है जो ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना ही इसके लिए कोई कानून है। इट इज़ बेसिकली क्रिएटेड बाय अ नोटिफिकेशन रिलीज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो बेसिकली इट इज़ अ बॉडी क्रिएटेड थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जस्ट लाइक नीति आयोग। क्या काम करता है लॉ कमीशन? तो लॉ कमीशन हमारे देश में जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है या जितने भी कानून हैं उनको रिव्यू करता है, उन पर रिसर्च करता है और सरकार को रेकमेंड करता है कि जो भी मौजूदा कानून हैं उनमें क्या क्या बदलाव लाए जा सकते हैं फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। इट ऑल्सो स्टडीज एंड डज रिसर्च ऑन ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स इन जस्टिस डिलीवरी। कैसे टाइम बाउंड फैशन में जस्टिस डिलीवरी की जा सकती है, जो जुडिशरी में केसेस पेंडिंग हो उसको कैसे कम किया जा सकता है। इट ऑल्सो स्टडीज द सिस्टम ऑफ एलिमिनेशन इन डिले प्रोसीजर एंड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेज एंड रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन। तो जो भी हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जैसे डिले इन डिलीवरी ऑफ जजमेंट्स, इन सब चीज़ों को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, उस पर सजेशन देता है लॉ कमीशन। अभी लॉ कमीशन की क्या स्ट्रक्चर होगी, कितने मेंबर होंगे, कौन चेयरमैन होगा, उनकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, ऐसा कुछ भी कहीं भी डिफाइंड नहीं है। तो मतलब लॉ कमीशन ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो नेचुरल बात है कि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। कौन इसके चेयरमैन होंगे, कैसे उनकी क्या क्राइटेरिया होगी, क्या बेसिस होगी, इसको लेकर के कोई वेल डिफाइंड क्राइटेरिया ले डाउन है नहीं। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो लॉ कमीशन के रिकमेंडेशंस होते हैं दैट आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, वो बस एक सजेशन है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको माने या ना माने। अभी लॉ कमीशन का अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए तो पहली बार ब्रिटिशर्स ने लॉ कमीशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चार्टर एक्ट 1833 बना करके लॉ कमीशन का प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया था, जिसका मेन काम था कि भारत के अंदर, हमारे देश जो उस टाइम में कॉलोनाइज था, उसके अंदर कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए उसको लेकर के रिकमेंडेशंस दिए जाए। तो 1835 में लॉर्ड मैकुले वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन। लॉ कमीशन के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं वो भी ज़रा देख लेते हैं। तो रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ 22nd लॉ कमीशन। तो टाइम टू टाइम लॉ कमीशन बनाया जाता है भारत सरकार द्वारा, ताकि हमारे देश की जो विधि व्यवस्था है उसके ऊपर वो अपने रिकमेंडेशंस दे सके। तो एक बार जब लॉ कमीशन बनाया जाता है तो उसका टेनियर होता है 3 साल का। तो 22nd लॉ कमीशन को बनाया गया था या अनाउंस किया गया था लगभग 2 साल पहले ही, लेकिन उसके चेयरपर्सन को अभी तक अनाउंस नहीं किया गया था। 21st लॉ कमीशन हैड एक्सपायर्ड अर्लियर। तो फिर 22वां लॉ कमीशन गठित करने का अनाउंसमेंट किया था सरकार ने 2020 में, लेकिन अब जाकर के उसको कॉन्स्टिट्यूट किया है सरकार ने 22वां लॉ कमीशन का, और उसके चेयरपर्सन को बनाया है रिटायर्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी को। तो अब से ये लॉ कमीशन जो 22nd लॉ कमीशन है ये 3 साल तक फंक्शनल रहेगा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस स्कीम को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा अबाउट द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015।
ये कानून 2015 में लाया गया। 2015 से पहले माइंस और मिनरल्स के एलोकेशंस को लेकर के बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी या ओपेकनेस था। कई सारे ऐसे कनेक्टेड कंपनियां थीं जिनको बहुत सारे माइंस एंड मिनरल्स काफ़ी सस्ते दामों पे मिल गए बिना ऑक्शन किए। जैसे वेदांता ग्रुप के ऊपर इस तरह के एलिगेशंस लगे कि सरकार के कई सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ उन्होंने मिल करके करप्शन करके बहुत सारे माइंस एंड मिनरल्स को अक्वायर कर लिया, इस तरह के एलिगेशंस लगे। तो फिर इस तरह के चीज़ों को फ्यूचर में प्रिवेंट करने के लिए सरकार लेकर के आई माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, जिसमें प्रोविज़न रखा गया कि आगे से कोई भी माइंस को अवॉर्ड किया जाएगा किसी भी कंपनी को ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्शन। तो इस तरीके से नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर लाने की कोशिश की गई इन एलोकेशन ऑफ मिनरल वेल्थ। साथ ही साथ इसी कानून में बात की गई अबाउट दोज पुअर पीपल, बेसिकली ट्राइबल पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ माइनिंग। क्योंकि नॉर्मली माइंस मिनरल्स कहाँ होते हैं? जंगलों के नीचे होते हैं। तो जंगलों को हटा करके जब माइंस एंड मिनरल्स निकाले जाते हैं तो उसमें जो वहाँ पे ट्राइबल लोग रह रहे होते हैं, क्योंकि जंगलों में तो ज़्यादातर ट्राइबल्स होते हैं, उनको डिस्प्लेस किया जाता है और फिर उन ट्राइबल लोगों को डिस्प्लेस करके शहरों में के पास भेज दिया जाता है जहाँ पे वो स्लम्स में रहते हैं। तो उनका काफ़ी पीटीएबल या पैथेटिक कंडीशन हो जाता है व्हेन सम माइन और मिनरल कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉर्डेड। तो ऐसे लोगों के वेलफेयर के लिए भी बात की गई इन दिस लॉ, जिसका नाम है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट। सो द फॉर द वेलफेयर ऑफ सच पीपल एक स्पेशल फंड बनाने की बात की गई जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। तो हर एक वो डिस्ट्रिक्ट जो माइंस एंड मिनरल्स से अफेक्टेड है, यानी कि हर एक वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे माइनिंग ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाने की बात की गई एज पर दिस माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट। और हर एक उस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में क्या किया जाएगा कि जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर होने वाली माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं, उस माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए जिस कंपनी ने भी माइनिंग एक्टिविटी लिया उसने कुछ ना कुछ रॉयल्टी दिया होगा भारत सरकार को। रॉयल्टी माने अगर मान लीजिए कि कोयले का खदान है झारखंड में, तो अगर किसी कंपनी को वो माइन दिया गया है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो उस कंपनी ने ज़रूर भारत सरकार को कुछ रॉयल्टी दिया होगा या कुछ पैसा दिया होगा या फ़ी दिया होगा। तो उस फ़ी का 10% भारत सरकार डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में डालेगी। तो एक मान लीजिए कि डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, तो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में डिब्रूगढ़ का जो माइंस है अगर किसी भी पार्टी को जाता है तो माइंस के लिए जो भी पैसा उस पार्टी ने पे किया उसका 10% पैसा डिब्रूगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में जाएगा। और उस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का इस्तेमाल किया जाएगा इस तरह के गरीब ट्राइबल लोगों के वेलफेयर के लिए जो डिस्प्लेस हुए हैं फ्रॉम देयर नेटिव प्लेसेस बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ माइनिंग। तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया गया और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के इम्प्लीमेंटेशन को फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल पीपल हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ द माइनिंग एक स्कीम लाया गया जिसका नाम है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। तो ध्यान रखिए, ये एक्ट ला करके माइंस के एलोकेशन में ट्रांसपेरेंसी लाई गई। दूसरा, इस एक्ट की मदद से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया गया और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का इस्तेमाल गरीब लोगों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल हो जो डिस्प्लेस हुए हैं फॉर बिकॉज ऑफ माइनिंग। उसके लिए फिर एक स्कीम लाया गया प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। इस स्कीम के अंतर्गत फिर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के पैसे का यूटिलाइजेशन किया जाता है फॉर बेटर लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ माइनिंग। तो कैसा है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम? ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट वेलफेयर प्रोजेक्ट्स फॉर द पीपल हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ माइनिंग। तो इसमें 60% जो पैसा है दैट इज़ यूज्ड अंडर दिस स्कीम in high priorities areas like drinking water supply, health care and education of the tribal people who have been displaced because of the mining। जबकि remaining 40% पैसा है that is used on other priority areas like जैसे कि physical infrastructure, irrigation, energy and water asset development etc। current news ये है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, काफ़ी स्लो तरीके से हो रहा है, यही बताया गया इस आर्टिकल में। आप देखिए, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स में ओवरऑल इंडिया भर में लगभग 6,500 करोड़ रुपए आए हैं, लेकिन अभी तक उसमें सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हो पाया है, यही इस आर्टिकल में बताया गया है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड। सेंटर इज येट टू डिसाइड ऑन क्लॉज 6 ऑफ पैनल रिपोर्ट।
तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस आर्टिकल को भी थोड़ा बैकग्राउंड से समझते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। आपको सबको पता होगा कि असम के अंदर असम मूवमेंट चलाया गया था 1979 से लेकर के 1985 तक। हुआ क्या कि इट वाज बिलीव्ड कि बहुत सारे जो बंगाली स्पीकिंग इस्लामिक पीपल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम सो कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश बन गया है, इनटू स्टेट्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। तो जब ईस्ट पाकिस्तान बना, जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, उस टाइम में वहाँ के लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे फॉर देयर इंडिपेंडेंस, तो आर्मी ने, पाकिस्तानी आर्मी ने उनको सप्रेस किया, काफ़ी सारी ब्रूटलिटीज़ उनके खिलाफ प्रैक्टिस की, एट्रोसिटीज़ प्रैक्टिस की। तो उससे बचने के लिए कई सारे सिविलियन जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो इंडियन स्टेट्स ऑफ असम और वेस्ट बंगाल में घुस आए थे। तो अब एक बार बांग्लादेश बनने के बाद इन 1971 धीरे धीरे हमारे स्टेट असम में एक तरह का डिस्कंटेंट शुरू हुआ कि ऐसे लोगों को, जो बांग्लादेशी लोग हैं, जो बंगाली स्पीकिंग इस्लामिक लोग हैं, इनको वापस से अपने कंट्री भेजा जाए। और फिर एक मूवमेंट शुरू हुआ असम के अंदर, जिसको हम लोग असम मूवमेंट नाम से जानते हैं। दिस मूवमेंट वाज मेनली लेड बाय स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ये मूवमेंट लगभग 6 सालों तक चला, 1979 से 85 तक। बीच बीच में काफ़ी वायलेंट भी हो जाता था, जब पुलिस जो है एट्रोसिटीज़ प्रैक्टिस करती थी अगेंस्ट आवर स्टूडेंट लीडर्स। तो माना जाता है कि अबाउट मोर देन 800 स्टूडेंट्स लॉस्ट देयर लाइफ इन दिस फेज ऑफ 6 years ऑफ असम मूवमेंट फ्रॉम 79 to 85। और इतने सारे सेक्रीफाइसेस के बाद अल्टीमेटली 1985 में जाकर के भारत सरकार ने असम अकॉर्ड साइन किया हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, असम के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ असम। तो एक ट्राई पार्टेट अग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें 3 पार्टीज थी, भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम एंड ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। और इस अग्रीमेंट को ही नाम दिया गया असम अकॉर्ड, विच वॉज साइंड ऑन 15 अगस्त 1985। असम अकॉर्ड की अगर बात की जाए तो इसमें मेनली जो 2 डिमांड्स थे आसू के, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के, उन दोनों डिमांड्स को पूरा किया गया विथ हेल्प ऑफ असम अकॉर्ड। पहला डिमांड था टू वीड आउट इलीगल माइग्रेंट्स आउट ऑफ असम। तो जो भी असम के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स, जो भारतवासी नहीं हैं, जो भारत के सिटीजन नहीं है, वो भी असम में अगर रह रहे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको असम से बाहर भेजा जाए, वीड आउट किया जाए। भारत सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम ऐसा करेंगे। असम अकॉर्ड में बाकायदे लिखा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ट्राई टू फाइंड एंड वीड आउट दीज इलीगल इमिग्रेंट्स हु आर इलीगली रिजाइडिंग इन असम। लेकिन इसके डायरेक्शन में कोई स्टेप नहीं लिया गया। सरकार ने प्रॉमिस तो कर दिया असम अकॉर्ड में, बट नो कंक्रीट स्टेप वॉज टेकन इन दिस डायरेक्शन। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जब एनआरसी अपडेट करने का प्रोसेस स्टार्ट किया गया 2013 में, तो दैट कुड बी सीन एज ए स्टेप इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ असम अकॉर्ड, कि चलिए एनआरसी की मदद से ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही थी कि हु आर द इलीगल इमिग्रेंट्स हु आर लिविंग इन असम। उसके लिए कट ऑफ डेट सेट किया गया 24 मार्च 1971 कि एनी वन हु माइग्रेटेड इनटू असम आफ्टर दिस डेट विल बी कंसिडर्ड एज एन इलीगल इमिग्रेंट। इस तरीके से एनआरसी अपडेट करने की कोशिश की गई, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को ला करके एनआरसी अपडेट करने के प्रोसेस को बहुत हद तक डिफीट कर दिया गया, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में हमने डेट दे दिया 2014 का कि जो भी लोग 2014 से पहले तक रह रहे हैं और अगर वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए और नॉन इस्लामिक लोग हैं तो उनको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो एक तरफ हम इलीगल इमिग्रेंट्स को वीड आउट करने की बात कर रहे थे और यही प्रॉमिस भी किया गया था असम अकॉर्ड में। दूसरे तरफ कई सारे लोगों को हम नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं थ्रू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। सो दिस इज हाउ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 to some extent it defeated the purpose of NRC and to some extent it defeated the promises that were made in Assam Accord to weed out the illegal immigrants out of Assam। चलिए, जो दूसरा डिमांड था आसू का भारत सरकार से, वो भी पूरा किया गया, उसको भी असम अकॉर्ड में लिखा गया, और वो था टू कंजर्व द असमीज कल्चर, कि असम के लोगों के कल्चर को कंजर्व किया जाएगा। और इसके लिए एक स्पेशल क्लॉज इंसर्ट किया गया असम अकॉर्ड में जिसका नाम है क्लॉज 6। क्लॉज 6 में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स मे बी प्रोवाइडेड एज मे अप्रोप्रिएट टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट द कल्चरल, सोशल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड हेरिटेज ऑफ द असमीज पीपल। सरल भाषा में बोले तो क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड कहता है कि संविधान में अमेंडमेंट करना होगा तो वो भी करेंगे, या फिर कोई लीगल प्रोविज़न लाना होगा तो वो भी लाएंगे, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड देना होगा तो वो भी देंगे, बट वट एवर माइट बी नीडेड दैट विल बी डन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट द
कल्चर एंड लैंग्वेज एंड हेरिटेज ऑफ द पीपल ऑफ असम। तो ऐसा प्रॉमिस किया भारत सरकार ने इन क्लॉज 6, लेकिन इसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी तक कोई खासा स्टेप लिया नहीं गया है। बहुत सालों बाद आप देखिए जुलाई 2019 में भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई अंडर चेयरमैनशिप ऑफ रिटायर्ड गुवाहाटी हाई कोर्ट जज जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा। तो इसलिए इसको नाम हम लोग देते हैं बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी। बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी को ये एक जिम्मेदारी दी गई बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज 6, कि आखिर इस क्लॉज 6 को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि असमीज लोगों के कल्चर, लैंग्वेज और हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, ये आइडेंटिफाई और रिकमेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी को। जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन 10 फरवरी 2020 को भारत सरकार को जमा कर दिया। इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि अब 2 साल से ज़्यादा बीत गए हैं, 2.5 साल हो गए हैं लगभग, कुछ ही दिनों में 3 साल भी हो जाएंगे जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी को अपना रिकमेंडेशन दिए हुए रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज 6, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। सो ये आर्टिकल क्रिटिकल तरीके से लिखा गया है कि परहैप्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट सीरियस रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज 6 एंड ऑल। इस तरीके से थोड़ा क्रिटिकल तरीके से, क्रिटिकल नोट पे ये आर्टिकल लिखा गया है। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया उसका आंसर देख लेते हैं कि सफ़र में कौन से हैं पॉल्यूटेंट्स लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज़ बेंजीन। और इसमें पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।